हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मजदूर तबका मजबूर है पलायन के लिए, किस तरह से उनके दर्द का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। रोज ऐसी तस्वीर आती हैं जो प्रशासन को, सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं तो इंसानियत और समाज को शर्मसार करती हैं। दिखाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मुंबई से एक वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे में 41 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है मुंबई में। 24 घंटे में मुंबई में 884 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 41 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ा है। चिंताजनक बात है, अब तक मुंबई में 18,696 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई को हिंदुस्तान का वुहान कहा जा रहा है कि चीन में जिस तरह से वुहान शहर ही केंद्र बन गया था कोरोना का, उस तरह से मुंबई जो है वो केंद्र बन गया है। साथ ही साथ मुंबई के धारावी में जिस तरह से एक हाईली पॉपुलेटेड डेंस एरिया है, जिस तरह से वहां पर लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जो चिंता का सबब है और अस्पताल व्यवस्था चरमरा रही है। लॉकडाउन और पलायन के बीच राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर सामने आई। ये खबर अंदर तक आपको झकझोर देगी। भरतपुर से गुजर रही यूपी बरेली के एक मजदूर ने साइकिल चुराई और छोड़कर गया एक खत। एक ऐसा खत जो इंसान की बेबसी और लाचारी को चीख चीख कर बयां कर रहा है और समाज और सिस्टम सबसे सवाल कर रहा है। कोरोना त्रासदी की ये वो तस्वीर है जिसे कई पीढ़ियां अपने जहन से निकाल नहीं सकी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने लोगों के सामने ऐसी मजबूरी पैदा की कि उन्हें अपना स्वाभिमान गिरवी रखना पड़ रहा है। दिल को रुला देने वाली एक ऐसी कहानी सामने आई है राजस्थान के भरतपुर से, जहां लॉकडाउन के चलते पलायन करने वाले एक मजदूर ने गांव के एक घर से साइकिल चुराई और साइकिल के बदले छोड़ गया एक खत। मजदूर ने साइकिल मालिक को खत में लिखा, नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना जी, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो दिव्यांग है, चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री एवं मजबूर, मोहम्मद इकबाल खान, बरेली। जरा सोचिए, एक दिव्यांग मजदूर अपने परिवार के साथ शहर दर शहर भटकता रहा और जब सारी उम्मीद, शरीर की सारी ताकत बिखर गई तो वो खुद को चोर कहलवाने से भी पीछे नहीं हटा। अपने परिवार के लिए वो चोर बना और ये खत उस मजबूर मजदूर की सारी व्यथा चीख चीख कर कह रही है। इस खत को पढ़कर साइकिल मालिक का भी दिल पसीज गया। साइकिल मालिक की दरियादिली देखी। खत मिलने के बाद उन्हें यकीन है कि मजदूर मेहनतकश हो सकता है लेकिन चोर नहीं, और यही वजह है कि साइकिल मालिक ने साइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। साइकिल चोरी हो गई कमरा में, रात के कोई ले गए 4 बजे चोरी हुई है, साइकिल ले गए चोरी। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस की शक्ल में वक्त की मार पड़ी है और इस कोहराम में मजदूर तबका सबसे ज्यादा कराह रहा है और इस तरह की तस्वीरें इंसानी बेबसी को चीख चीख कर बयां कर रही है। जी न्यूज़ नेशन। देश के हर हिस्से से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार सामने आ रही हैं हादसे की तस्वीरें भी। आज यूपी के औरैया और मध्य प्रदेश के सागर में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई। दोनों हादसों की जांच के आदेश प्रशासन ने दे दिए हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और अपने घर पहुंचने की आस लेकर निकले थे मजदूर, लेकिन मौत कब दबे पांव आई और जिंदगी छीनकर चली गई, किसी को खबर तक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक हादसे में मजदूरों की मौत भयावह है। रात को 3 से 3:30 के बीच सड़कों पर सन्नाटा था। तब मजदूरों से भरी एक डीसीएम सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने इस गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और 2 दर्जन मजदूर मौत के गाल में समा गए। कई मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक पर आ रहे मजदूरों ने सुबह पहले चाय पीने के लिए गाड़ी रुकवाई,
ये मजदूर औरैया कानपुर देहात रोड पर सड़क के किनारे एक ढाबे पर चाय पीने लगे। इस दौरान कुछ मजदूर ढाबे पर थे तो कुछ ट्रक में ही सोते रहे। तभी राजस्थान से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों की ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही गाड़ियां पलट गईं और सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे ने एक बार ये फिर से बता दिया है कि लोग मजबूर हैं, लेकिन बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा हो गया जब मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि लोग अब प्रवासी मजदूर अपनी जगह पर रहे, उनका इंतजाम किया जाएगा। बावजूद उसके लोग लगातार ट्रकों पर सवार होकर जा रहे हैं और अभी भी बदस्तूर ये जारी है और प्रशासन उनको रोक नहीं रहा है। इस भयानक हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। डेड बॉडी आ गई है, 15 रेफर हुए हैं और 20 भर्ती हैं। हम किस हाईवे की किस जगह का मामला है ये? मेहोली गांव है। खबरों के मुताबिक प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मजदूरों के परिवार वालों को घटना की सूचना देने की है। मजदूरों के पास कोई खास दस्तावेज नहीं थे, इस वजह से इनकी पहचान पता करना बेहद मुश्किल काम है। दूसरी चुनौती है प्रशासन हादसे में मारे गए 24 मजदूरों की डेड बॉडी किसे सौंपे। हालांकि प्रशासन घायल मजदूरों के ठीक होने का इंतजार कर रहा है ताकि उनके बयान के आधार पर मजदूरों के परिवार वालों से संपर्क किया जा सके। मध्य प्रदेश के सागर छतरपुर सीमा पर एक बड़े सड़क हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 की हालत गंभीर है। ये दुर्घटना सागर से छतरपुर की ओर जा रहे ट्रक के पलटने से हुई। खबरों के मुताबिक ट्रक हादसे में कुल 18 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर महाराष्ट्र से यूपी के सिद्धार्थनगर जा रहे थे। मध्य प्रदेश में दूसरी घटना सागर के शाहगढ़ के पास की है, जहां मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से 24 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। लॉकडाउन की मुसीबत से दो चार होते मजदूरों के लिए हर राज्य और रेलवे अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी के नोएडा से भी प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। राज्य की तरफ से रवाना की गई इन स्पेशल ट्रेन के लिए मजदूरों से किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया गया। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए मजदूरों को उनके घर भेजने की ये शुरुआत हुई। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हैं। इन मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए सरकार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। शनिवार को रवाना हुई 4 स्पेशल ट्रेनों से करीब 6000 प्रवासी मजदूर अपने घरों को पहुंचे। राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी और रजिस्ट्रेशन मैसेज के आधार पर श्रमिकों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ चूक भी सामने आई। स्टेशन पर पहुंचे इस दंपति के लिए तब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई जब रजिस्ट्रेशन लिस्ट में पति का नाम तो मौजूद था, लेकिन पत्नी को ट्रेन पर चढ़ने से रोक दिया गया। मेरे पति भी किए थे ये थी ऑनलाइन, तो मेरा भी नाम डाल दिए थे प्लस करके, लेकिन इनका मैसेज आया, मेरा नहीं आया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। पत्नी को रोके जाने से दंपति का घर जाने का सपना टूटता नजर आया और मायूसी आंखों से आंसू बनकर बह निकले। कराया था तो उसी रजिस्ट्रेशन में साइबर के बोला, मेरा पत्नी का भी आधार नंबर डाल दिया था, अभी मेरे पत्नी का नाम भी डाल दिया था, बोला कि दोनों का एक ही में आ जाएगा, 2 से 10 का नाम डाल दिया। लेकिन सर इसमें से 10 का एक ही है कि वो मेरा है। वहाँ से सर बोल रहे कि जाना होगा तो केवल एक जाएगा, तुम्हारी वाइफ नहीं जाएगी, तो मैं कैसे जाऊँगा। पत्नी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से पति ने भी ट्रेन पर चढ़ने से इनकार कर दिया। पति ने स्टेशन पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई। दंपति की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने भी पत्नी को ट्रेन पर चढ़ने की इजाजत दे दी। बिहार जाने वाली ये 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन दादरी और दनकोर रेलवे स्टेशन से चलाई गई। इन ट्रेनों के जरिए बिहार के अलग अलग इलाकों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से इन्हें रवाना किया जा रहा है। पहली ट्रेन यहाँ से भेजी जा रही है और इस ट्रेन में लगभग 1400 के आसपास जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सब हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और किस तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी है ये दिखाई पड़ रही है। आपको बताऊं कि सिर्फ नोएडा में ही बिहारी मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या लगभग 60,000 के पार है। इस ट्रेन में 1400 के आसपास यात्री मौजूद हैं। सभी अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। सबके चेहरे पर खुशी, और ये खुशी बताती है कि घर जाने का इंतजार ये कितने दिनों से, कितनी बेसब्री से कर रहे थे। बिहार के लिए पहली ट्रेन दादरी स्टेशन से शनिवार दिन में 11 बजे रवाना की गई। ये ट्रेन औरंगाबाद स्टेशन पहुंचेगी।
इसके बाद दूसरी ट्रेन दनकौर रेलवे स्टेशन से शनिवार दिन में 12 बजे रवाना हुई। ये ट्रेन बिहार के बक्सर स्टेशन पहुंचेगी। बिहार के लिए तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन शनिवार को दिन में 3 बजे दादरी स्टेशन से बिहार के सासाराम के लिए रवाना हुई। इसके बाद चौथी ट्रेन दनकौर स्टेशन से शाम 4 बजे सीवान के लिए रवाना की गई। जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों में करीब 6000 मजदूर बिहार के औरंगाबाद, बक्सर, सासाराम और सीवान जिलों में जाएंगे। अनुमान के मुताबिक हर एक ट्रेन में करीब 1500 मजदूर यात्रा कर रहे हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ट्रेन में बैठाया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती और उनके टारगेट पर अब है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम। उनका वो पोस्ट जिसके सहारे वो भारत के खिलाफ खाड़ी देशों में चलाए जा रहे अपने एजेंडों को मजबूती देने में लगे हुए हैं। लेकिन उसका ये नापाक मंसूबा कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि भारतीय एजेंसीज ने उसकी पोल ही खोल कर रख दी। देखिए क्या है ये पूरा कनेक्शन हमारी इस रिपोर्ट में। क्या आईएसआई से प्रभावित है जफरुल इस्लाम? क्या आईएसआई को सपोर्ट कर रहा है जफरुल इस्लाम? क्या जफरुल ने आईएसआई के एजेंडे को आगे बढ़ाया? ऐसे कई सवाल तब उठते हैं जब जफरुल इस्लाम जैसे लोग भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिनके लिए देश हित से ऊपर मजहब के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। और इन जैसे लोगों की देश विरोधी गतिविधियों का फायदा उठाते हैं देश के दुश्मन। भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ उन पर जुल्म होते हैं। जब ऐसा प्रोपेगेंडा देश के जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोग करते हैं तो जाहिर है दुश्मन को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का मौका देने जैसा होता है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने जब ऐसी ही पोस्ट डाली जिसमें मुसलमानों पर भारत के जुल्म की बात की गई थी तो उसका फायदा उठाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने देर नहीं लगाई और खाड़ी देशों में भारत को बदनाम करने का एजेंडा शुरू कर दिया। जफरुल इस्लाम खान ने संवैधानिक पद पर बैठकर आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर क्यों डाली, इसका खुलासा जल्द ही जांच में हो जाएगा। एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खाड़ी देशों में भारत को बदनाम करने का एक एजेंडा पिछले काफ़ी दिनों से चला रही है और जफरुल इस्लाम खान के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस एजेंडे को समर्थन देने का ही काम किया है। जफरुल इस्लाम खान के सोशल मीडिया पोस्ट और आईएसआई के बीच कनेक्शन की जांच अब एजेंसीज कर रही हैं। दरअसल भारत की एजेंसियों ने पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे फेक अकाउंट्स के डोजियर तैयार किए हैं। इसके अनुसार आईएसआई ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए खाड़ी देशों में भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। रॉयल फैमिली के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए खाड़ी देशों में अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी कई पोस्ट को पाकिस्तान की आर्मी ने भी वायरल किया है। जफरुल इस्लाम की पोस्ट भी पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूती देती है। इस तरह की बयानबाजी ट्वीट करना और उसके बाद ये कहना कि शायद मेरे ट्वीट को आप लोगों ने नहीं समझा, पूरा गलत और जरूर एक कहीं पर ऐसे लगता है कि ये आईएसआई से प्रभावित है और हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई फेक अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अभियान चला रही है। आईएसआई के सोशल मीडिया पर बनाए गए फेक अकाउंट्स की लोकेशन गल्फ देशों में दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि ये सभी पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स हैं। आईएसआई की इस साजिश का खुलासा तब हुआ था जब ओमान की प्रिंसेस मोना बिन्त फैद के नाम पर एक फेक अकाउंट से भारत के खिलाफ एक पोस्ट शेयर किया गया और इसे पाकिस्तानी आर्मी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्रेंड कराने की कोशिश की गई। भारत की एजेंसियों ने ऐसे बड़ी संख्या में कई फेक अकाउंट्स की पहचान की है जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पूरी साजिश रच रहा है कि भारत के संबंध गल्फ देशों से खराब हो जाएं। इसके लिए वो दिल्ली दंगों, शाहीन बाग और देश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के झूठे वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। आईएसआई जो इसी तरह से लगी हुई थी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने में, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगे हुए, शाहीन बाग हुआ, सीए एनआरसी हुई, जिस तरह से इंडिया को प्रोजेक्ट किया गया पाकिस्तान में, वहाँ के सोशल मीडिया में, वहाँ की आर्मी ने जिस तरह से हमारे सारे सिस्टम को दिखाया, वो बड़ा चिंता का विषय था। और जफरुल इस्लाम जैसे लोग उनकी बातों को बूस्ट करते हैं तो ये बहुत चिंता की बात बन जाती है। हालांकि कुवैत सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनका कोई ऐसा अंदेशा, कोई ऐसी नियत नहीं थी। पाकिस्तान भारत को बदनाम करने की चाहे जितनी भी साजिश रच ले, चाहे कोई भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत के खिलाफ चलाए जा रहे उसके किसी भी प्रोपेगेंडा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और हर बार की तरह पाकिस्तान को उसके इन नापाक मंसूबों के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
लॉकडाउन 4 कैसा होगा? क्या लॉकडाउन 4 में लोगों को राहत मिलेगी? ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म होने जा रहा है। लेकिन इन सवालों के जवाब आने से पहले कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कुछ रियायतों की घोषणा की है। कुछ राज्यों ने असमर्थता जता दी है कि बढ़ते हुए केसेस के साथ बहुत कुछ नहीं बदल सकेंगे। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। पीएम मोदी ने नए रंग में लॉकडाउन 4 की घोषणा का ऐलान किया तो कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए कि आखिर लॉकडाउन 4 का रंग कैसा होगा। लेकिन अब 18 मई से पहले ही लॉकडाउन 4 की तस्वीर कुछ साफ होने लगी है। देश में लॉकडाउन 4 शुरू होने से पहले ही कुछ राज्यों ने छूट देना शुरू कर दिया है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों ने अपने स्तर पर कारोबारी गतिविधियों को सशर्त छूट दी है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले ही कई चीजों को खोलने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में रेस्टोरेंट और भोजनालय खोलेंगे, मिठाई की दुकानें भी खुल सकेंगी, सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर बने ढाबे खुल सकेंगे, हार्डवेयर की सभी दुकानें खुलेंगी, निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं, वाहनों के शोरूम खोलने के भी आदेश है। एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खुलेंगी। गृह विभाग से जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। अब जो नज़र है सरकार की, वो सेक्टर जो लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं, विशेषकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लॉकडाउन फेज में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को शुरू कर दिया जाएगा कुछ शर्तों के साथ। नगरीय वाहन सेवा को आधी सवारियों के साथ मास्क अनिवार्य करते हुए, सैनिटाइज की सुविधा देते हुए नगरीय सेवा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि जिलों में सार्वजनिक परिवहन भी शुरू करने की सरकार पूरा मानस बना चुकी है। बिहार में भी बहुत सी राहतों का ऐलान अभी से कर दिया गया है। बिहार में बुक स्टोर खोलने को मिली है छूट। किताब की दुकानें सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी। रेस्टोरेंट खोलने के जारी किए गए हैं निर्देश। सिर्फ होम डिलीवरी की छूट होगी। सभी होटल्स भी खानों की होम डिलीवरी कर सकेंगे। पटना डीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 4 के पक्ष में दिख रही है बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री का मानना है कि इसे थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए और कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए जाएं जिसके तहत जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको गवर्न किया जा सके, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या श्रमिक जो लोग आ रहे हैं या फिर आम लोग भी जो आ रहे हैं, यात्रा करके आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक और गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए। फिलहाल लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 को लेकर बिहार सरकार अब भी सख्त है और बिहार सरकार के मुखिया चाहते भी हैं कि परिस्थिति कमोबेश ऐसे ही रहे, यानी थोड़ी रियायत के साथ लॉकडाउन जारी रहे, क्योंकि बिहार में भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। गुजरात में भी सरकार ने कुछ राहतों का ऐलान किया है। गुजरात में किराना और सब्जियों की दुकानें खुलेंगी, फल की दुकानें और अनाज पीसने की चक्कियां खुलेंगी, दूध और दवाइयां भी मिलती रहेंगी। श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग कराना होगा, हेल्थ स्क्रीनिंग कार्ड रखना जरूरी होगा। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। सामानों की होम डिलीवरी को भी मंजूरी मिलेगी। पूरे गुजरात में जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहाँ पर कई सारी रियायतों की पेशकश रूपाणी सरकार ने की है। खास तौर पर जो छोटे व्यापार है, छोटी फैक्ट्रियाँ है और जो छोटी छोटी दुकानें हैं, उन सब को खोलने की अनुमति दी जाए, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो आखिरी फैसला है वो भारत सरकार करेगी और बाद में जो गुजरात सरकार है वो किस तरह से इसका पालन करवाएगी ये भी देखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन 4 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10,000 से करीब मामले पहुंच चुके हैं। 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जितने भी कंटेनमेंट वाले जो इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन 4 में कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। यानी कोरोना के मामले में दिल्ली का हाल बेहाल है और केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 4 की रूपरेखा के लिए लोगों से राय मांगी, जिसके बाद दिल्ली में लॉकडाउन 4 की रूपरेखा को लेकर मंथन तेज हो गया है। लेकिन दिल्ली में लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए समझा जा सकता है कि चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। शीशा जो गेट है, गेट का हैंडल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वायरस का खतरा जो है हाथ के संपर्क में आने वाली चीज़ों से ज़्यादा होता है, इसलिए उन तमाम चीज़ों पर इस तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। यानी कि आपका सफ़र न सिर्फ कहा जाए तो सुखद हो बल्कि सुरक्षित भी हो, इसका इंतजाम जो है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार चल रहे लॉकडाउन की वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेहाल है और दुनिया के बहुत से देशों की तरह भारत ने भी लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। और लॉकडाउन 4 का रंग कैसा होगा ये 18 मई से पहले पता चल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।